तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि होंग चाओ मर गया होता है, जिसे देखकर वह सभी लोग इसे हमारे मेन कैरेक्टर का काम समझ रहे होते हैं और वह उन्हें डीमन कहते हुए वहां से डर कर भाग जाते हैं। जिसके बाद यानमू हमारे मेन कैरेक्टर से इसके लिए माफी मांगते हुए कह रहा होता है कि ब्रदर लिवलियान प्लीज हमें माफ करना, हमने आपके लिए मुसीबत खड़ी कर दी। हम बाद में इस गेम एरिया को मैनेज करने वाले गॉड को यहाँ हुई घटना के बारे में बता देंगे और इसके सभी परिणामों को खुद पर ले लेंगे। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उससे कह रहा होता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर इस एरिया को मैनेज करने वाले गॉड जांग गुफेंग और नेजा हैं तो शायद मैं भी कुछ कर सकता हूँ। जिसपे यानमू हमारे मेन कैरेक्टर को ऐसे उनके नाम को लेते हुए देखकर वह हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि ब्रदर लिवलियान आपको गॉड को सीधे उनके नाम से नहीं पुकारना चाहिए, वे इससे नाराज हो सकते हैं। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उससे कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन यह एक सीक्रेट है, आप इसे किसी को भी नहीं बता सकते। जिसपे ब्लैक एंड व्हाइट डीमन हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती कि भले तुम्हारे पास कुछ टैलेंट है, लेकिन यह सेकी बगाड़ने का कोई अच्छा तरीका नहीं है। जिसपे हेसू उस पर गुस्सा करते हुए कह रही होती कि तुम्हारी अरमान मेरी से थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम इतनी घमंडी बनो। जिसपे वह उसे कह रही होती कि मेरी अरमान तुमसे बड़ी है तो क्या तुम्हें इससे जलन हो रही है। वही कह रही होती तभी वहाँ पर मेजाऊ आते हुए उससे कह रही होती कि अगर अरमानों की बात करें तो मेरी अरमान तुम सभी में से सबसे ज्यादा बड़ी है, और हाँ हमारा ब्रदर लिवलियान सच में थर्ड प्रिंस नेजा को जानता है, और क्या तुम इससे जेलस हो। जिसपे ब्लैक डीमन उससे कह रही होती कि आखिरकार एक नॉर्मल मॉर्टल थर्ड प्रिंस नेजा को कैसे जान सकता है। जिसपे फैंक्यूअर उसके पास आते हुए उससे कह रही होती कि क्यों तुम्हें इससे जलन हो रही है, क्योंकि तुम्हारा यंग मास्टर उस थर्ड प्रिंस नेजा को नहीं जानता। जिसपे व्हाइट डीमन उस पर गुस्सा कर रही होती कि तुम बकवास कर रहे हो, हमारे यंग मास्टर एम्परर फेंगडू के डिसेंडेंट है, भला वह उसे कैसे नहीं जान सकते हैं। जिसपे फैंक्यूअर उसे चिढ़ाते हुए कह रही होती कि आखिरकार तुम कुछ क्यों नहीं बोलते, क्या तुम्हें अपने यंग मास्टर पर विश्वास नहीं है। जिसपे वह अपने अरमानों से एक दूसरे से लड़ते हुए कह रहे होते कि अब तुम अपने लाइन क्रॉस कर रहे हो। ऐसा कहकर वो वहाँ पर लड़ने लगते हैं। जिसे देखकर यानमो उस पर चिल्लाते हुए उनसे कह रहा होता है कि ब्लैक एंड व्हाइट डीमन प्लीज तुम उनसे लड़ना बंद करो। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर फनी तरह से उनसे कह रहा होता है कि यार मैं सच में थर्ड प्रिंस नेजा को जानता हूँ। वही कह ही रहा होता है तभी वहाँ पर आसमान से गेम का एडमिनिस्टर आने लगता है। जिसे देखकर जियांग जीवेन यानमो से कह रहा होता है कि यंग मास्टर ऐसा लगता है कि उन्होंने रिपोर्ट कर दी है, जिसके कारण से यहाँ पर गेम की एडमिनिस्टर आ रही है। तभी वह गेम एडमिनिस्टर नीचे उतरते हुए उनसे करी हुई थी कि मैं इस गेम की एडमिनिस्टर जायंट स्पिरिट हूँ, और मुझे अभी अभी कई सारे प्लेयर ने रिपोर्ट किया है कि तुम लोग डीमन के साथ मिले हुए हो, इसलिए जल्दी से तुम अपने घुटनों पर आओ और अपने क्राइम को एक्सेप्ट करो। जिसपे यानमो उसे एक टोकन और लिफाफा देते हुए उससे कह रहा होता है कि लॉर्ड जायंट स्पिरिट इस मामले से लिवलियान और दूसरे लोगों का कोई लेना देना नहीं है, प्लीज आप उस पर मर्सी दिखाइए। जिसपे वह लेते हुए उससे कह रही होती कि तुम बहुत ही हैंडसम हो, इसलिए तुम कोई डीमन नहीं हो सकते। जिसके बाद वो हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए कह रही होती कि लेकिन मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से तुम मुझे कुछ सस्पिशियस से लग रहे हो ना हो जरूर तुम ही कातिल होगे। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर कंफ्यूज होते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार मेरे साथ गलत क्या है। जिसके बाद वो जायंट स्पिरिट मनी मन कह रही होती कि बाकी सभी किसी न किसी बड़े फैमिली से हैं, जिस कारण से मैं उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन इस बच्चा का ऑरा काफी नॉर्मल है और ना ही यह किसी बड़े फैमिली से आता है, इसलिए मैं इस पर वह सारा दोष डाल सकती हूँ। जिसपे फैंक्यूअर उस पर गुस्सा करते हुए कह रही होती कि जायंट स्पिरिट आप इस मामले का इस तरह से फैसला नहीं कर सकते, मैं इसके खिलाफ हूँ। जिसपे हिसू उसे रोकते हुए कह रही होती कि फैंक्यूअर प्लीज तुम शांत हो जाओ, तुम गॉड के सामने इस तरह से बात नहीं कर सकती। जिसके बाद यानमू भी उसके सामने आते हुए उससे कह रहा होता है कि लॉर्ड जायंट स्पिरिट ब्रदर लिवलियान का इससे कोई लेना देना नहीं है, आप प्लीज उसे छोड़ दीजिए। जिसपे ब्लैक डीमन इससे अनोइंग होते हुए कह रही होती कि अफसोस यंग मास्टर लिवलियान के प्रति बहुत ही काइंड है, ऐसा लगता है कि हमें एक बार फिर से इस मामले को दबाने के लिए एक बड़ी रकम खर्च करनी पड़ेगी। जिसपे व्हाइट डीमन उसे शांत करते हुए कह रही होती कि सिस्टर गॉड के सामने ज्यादा मत बोलो, वह इससे नाराज हो सकते हैं। जिसपे वह जायंट स्पिरिट उन पर गुस्सा करते हुए कह रही होती कि अरे लिटिल ब्रेड तुम तो बड़े ही घमंडी हो, मैंने एम्परर फेंगडू के खातिर तुम्हारे गिफ्ट को एक्सेप्ट किया था और तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें सिर्फ इस छोटी सी गिफ्ट की वजह से जाने दूंगी। ऐसा कहकर वह उन पर अपना प्रेशर डालने लगती है, जिस प्रेशर के कारण फैंक्यूअर वहां पर बेहोश हो जाती है और मेजाऊ हैरान होते हुए कह रही होती कि क्या यही गॉड की पावर होती है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसे रोकते हुए कह रहा होता है कि रुको, हम सभी इनोसेंट है और मेरे पास इसे साबित करने का एक तरीका है। जिसपे वह जायंट स्पिरिट अपने प्रेशर को हटाते हुए उससे कह रही होती कि अगर ऐसा है तो जल्दी से मुझे वह दिखाओ। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उसके पास आते हुए उससे कह रहा होता है कि इसे यहाँ दिखाना ठीक नहीं होगा, चलिए किसी शांत जगह पर चलते हैं, और आप गॉड हैं इसलिए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं आपके साथ कुछ गलत करूंगा। जिसपे वह जायंट स्पिरिट हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती कि बेवकूफ बच्चे, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे डरूंगी। ऐसा कहकर वो वहां से जाने लगते हैं। जिसको ऐसे जाते हुए देखकर यानमो ब्लैक एंड व्हाइट डीमन से कह रहा होता है कि ब्लैक एंड व्हाइट डीमन तुम लोग भी उनके पीछे जाओ और दूर से उन पर नजर रखना, और अगर वहाँ पर कुछ भी गलत हो तो तुरंत आकर मुझे इन्फॉर्म करना। जिसपे वह दोनों यानमो को हाँ कहते हुए मनी मन कर रही होती कि सहयोग से हमें भी यह देखना है कि वह क्या करेगा। जिसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर का तरफ का सीन दिखाया जाता है जो कि वह उनसे काफी दूर आ गया होता है। जिसके बाद वो जायंट स्पिरिट हमारे मेन कैरेक्टर से कर रही होती कि अगर तुम्हारे पास कुछ भी है तो जल्दी से उसे निकालो। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उसके
सामने अपने पैंट को खोलते हुए उससे कह रहा होता है कि आपको सबूत देखना था ना, तो देखिए यही सबूत है। ऐसा कहकर वो वहाँ पर अपने पैंट को खोल लेता है, जिसको ऐसे अपने पैंट को खोलते हुए देखकर वह जाइंट स्पिरिट हैरान होते हुए करी होती कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, तुम अपने पैंट को क्यों खोल रहे हो। लेकिन तभी वह हमारे मेन कैरेक्टर के पैंट से निकलते हुए रोशनी को देखकर हैरान होते हुए करी होती कि रुको, यह तो थर्ड प्रिंस नेजा का लोटस सील है, लेकिन आखिरकार यह इसके ऊपर क्यों है। जिसके बाद हमें ब्लैक एंड व्हाइट डीमन को दिखाया जाता है, जो कि वह छुप कर उन पर नजर रख रही होती है और वह ये सब देख कर कह रही होती कि सिस्टर ल्यूलियन इतना बेवकूफ तो नहीं होगा कि वह जाइंट स्पिरिट के साथ कुछ गलत करने का सोचे। जिसपे उसके सिस्टर उससे करी होती कि अगर उसने ऐसा करने की हिम्मत की तो यह उसके लिए सीधे सीधे मौत को दावत देना होगा। और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें यह दिख रहा होता है कि हमारा मैन कैरेक्टर उस जाइंट स्पिरिट के सामने अपने पैंट को खोलकर झुका होता है और वह जाइंट स्पिरिट हमारे मैन कैरेक्टर के बैट को काफी गौर से देख रही होती है, जिसे देखकर वह दोनों हैरान होते हुए करी होती कि अरे यार, ये दोनों आखिरकार क्या कर रहे हैं। जिसके बाद ब्लैक डीमन गुस्सा करते हुए करी हुई थी कि यह आदमी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसने कुछ समय पहले सेखी मारी थी कि वह थर्ड प्रिंस नेजा को जानता है, लेकिन यह तो वास्तव में एक डक निकला। जिसपे व्हाइट डीमन कह रही हुई थी कि यह आदमी अपने गोल को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, हम वापस जाकर यंग मास्टर को इससे दूर रहने को कहेंगे। और वहीं दूसरी ओर वह जाइंट स्पिरिट हमारे मैन कैरेक्टर के बर्ड को काफी गौर से देखते हुए कह रही होती कि यह सील बिल्कुल भी फेक नहीं है, यह सच में थर्ड प्रिंस नेजा का ही लोटस सील है। अगर यह सील इसके ऊपर है तो इसका मतलब है कि यह आदमी थर्ड प्रिंस नेजा का खास आदमी है। जिसके बाद व्हाइट डीमन अपने सिस्टर को वहां से ले जाते हुए करी होती कि सिस्टर प्लीज इसे देखना बंद करो और जल्दी से यहाँ से चलो, अगर मैं इसे थोड़ी देर और देखती रही तो मेरा माइंड अनस्टेबल हो जाएगा। जिसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा मैन कैरेक्टर और वह जाइंट स्पिरिट वापस आ गए होते हैं। जिसे देखकर यानमो हमारे मैन कैरेक्टर की फिक्र करते हुए उससे करा होता है कि ब्रदर ल्यूलियन, क्या आप ठीक हैं। जिसपे वह जाइंट स्पिरिट हंसते हुए उससे करी होती कि तुम चिंता मत करो, यह बिल्कुल ठीक है, यह बस एक गलतफहमी थी, मैं बाद में गेम मैनेजमेंट टीम को इसके बारे में समझा दूंगी। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाते हुए उनसे करी हुई थी कि मुझे अभी भी इस एरिया में पेट्रोलिंग करना है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद थैंक यूर होस्ट में आते हुए हमारे मैन कैरेक्टर से करी होती कि आखिरकार वह जाइंट स्पिरिट कहाँ गई। जिसपे हमारा मैन कैरेक्टर उसे बता रहा होता है कि ऑफकोर्स मैंने उसे यहाँ से जाने के लिए मना लिया। जिसपे हिसू हमारे मैन कैरेक्टर से चिपकते हुए करी होती कि ब्रदर ल्यूलियन, आप बहुत ही औसम है, हिसू आपको किस करना चाहती है। जिसके बाद मेजाओ ब्लश करते हुए करी होती कि सच में ब्रदर ल्यूलियन बहुत ही कमाल के हैं, मेरा फैमिली बहुत ही कमजोर है और मुझे मेरे फैमिली को ताकतवर बनाने के लिए मुझे ल्यूलियन की लीगल वाइफ बनना होगा, इसीलिए थैंक यू और प्लीज तुम मुझे इसके लिए माफ कर देना। जिसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट डीमन गुस्सा करते हुए करी होती कि सच में कुछ लोग इतने घटिया होते हैं कि वह अपने काम को करवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जिसको ऐसे गुस्सा करते हुए देखकर हमारा मैन कैरेक्टर कंफ्यूज होते हुए करा होता है कि आखिरकार इनके साथ गलत क्या है। तभी वहाँ पर यानमू आते हुए हमारे मैन कैरेक्टर से करा होता है कि ब्रदर ल्यूलियन, आपकी मदद के लिए एक बार फिर से धन्यवाद और हमें कुछ काम है, इसके लिए हमें यहाँ से जाना होगा और मैं आशा करता हूँ कि हम फिर से दोबारा मिल सके। और वह मनी मन कर रहा होता है कि मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह जाइंट स्पिरिट ब्रदर ल्यूलियन की ब्यूटी से अट्रैक्ट हो जाएगी। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगते हैं। जिसपे हमारा मैट कैरेक्टर उन्हें बाय करते हुए कह रहा होता है कि अगर अगली बार मौका मिले तो फिर से डंडन साथ में क्लियर करने जाएंगे। जिसपे यानमू मुस्कुराते हुए इसके लिए हाँ कह देता है और उसके इतना कहने के साथ ही सीन चेंज होता है और हमें सेनगोंग बाओ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बीस्ट गर्ल उसे फल खिला रही होती है। तभी वहाँ पर एक डीमन आते हुए उससे कह रहा होता है कि मास्टर सेन, यह ठीक नहीं है, प्रिंसेस वानसेंग मर गई। जिसपे सेनगोंग बाओ उससे कह रहा होता है कि तुम इतना पैनिक क्यों कर रहे हो, वह तो बस हमारे लिए एक कैनन फोल्डर थी और उसे क्या जंग गुइफेंग ने मारा है। जिसपे वह डीमन उसे बता रहा होता है कि नहीं मास्टर, डंजन एंट्रेंस के सामने अचानक से तियांग सियांग और जंग गुइफेंग के बीच में लड़ाई होगी और प्रिंसेस वानसेंग ने इस मौके का फायदा उठाकर डंजन के अंदर चली गई। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि नेजा वहाँ पर अचानक से आ जाएगा और उसने उसे जान से मार दिया। जिसपे सेनगोंग बाओ कह रहा होता है कि इंसानों से निपटने के लिए अभी भी डीमन की जरूरत है, लेकिन अब डीमन वर्ल्ड से जुड़ने वाली गेट अनस्टेबल है और कुछ ही बड़े डीमन उससे गुजर पा रहे हैं। जिसके बाद हमें डीमन के लेवल के बारे में बताया जाता है। सबसे नीचे डीमन जनरल, फिर ग्रेट डीमन, फिर डीमन किंग, फिर डीमन एम्परर, फिर डीमन लॉर्ड। जिसके बाद वो सीरियस होते हुए सोच रहा होता है कि सैंग डायनेस्टी के उन ओल्ड मिनिस्टर को अभी भी उम्मीद है कि एम्परर सिन का रिइंकार्नेशन होगा और वह सैंड बनकर उस लिस्ट को जला देगा। इसलिए हमें एम्परर सिन के रिइंकार्नेशन को जल्दी से ढूंढना होगा और उसके ह्यूमन एम्परर एसेंस को पेट्रियाज तोंगतियान को सैक्रिफाइस करने के लिए देना होगा और फिर डीमन रीलम के गेट को खोलकर लाहुआ और अन्य लोगों को आजाद करना होगा। तभी हम उस लिस्ट को जलाने और अपने फ्रीडम को दोबारा से हासिल करने के अवसर का फायदा उठा सकते हैं। जिसके बाद हमें इस लिस्ट के बारे में बताया जाता है कि क्यों सभी गॉड इस लिस्ट में ज्वाइन नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि इस लिस्ट में ज्वाइन होने के बाद उनके पास लाइफ में कोई फ्रीडम नहीं होता और उन्हें बहुत सारा काम करने के लिए दे दिया जाता है, जिस कारण से वह अपने कल्टिवेशन को और नहीं बढ़ा पाते और उनकी सोल इस लिस्ट द्वारा कंट्रोल होती है और उन्हें गॉड तो कहा जाता है, लेकिन वह वास्तव में बस एक हाई लेवल वाले सर्वेंट से ज्यादा कुछ नहीं है। जिसके बाद सेंगोंग बाओ अपने पैंट को खोलते हुए कह रहा होता है कि लगता है मुझे फिर से बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए बाहर जाने से पहले मैं थोड़ा सा अपने स्ट्रेस को कम कर लूं। ऐसा कहकर वह अपने पैंट को वहां पर खोल लेता है। जिसके बाद आप इस तस्वीर को देखकर समझ ही गए होंगे कि आगे क्या हुआ
होगा। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें किसी अलग जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेजाओ हमारे मेन कैरेक्टर से चिपकते हुए उससे करी हुई थी, ब्रदर लिलियन मैं अब और वेट नहीं कर सकती, यह एक गुफा है, मैंने सुना है कि फॉरेस्ट में ट्रेनिंग करना बहुत ही एक्साइटेड होता है। जिसके बाद वहाँ पर हिसू आते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से करी हुई थी कि ब्रदर लिलियन प्लीज आप मुझे ही चुनो, मैं आपको एक अलग ही तरह का डुओ कल्टीवेशन एक्सपीरियंस करवा सकती हूँ। जिसके बाद वह हमारे मेन कैरेक्टर को लेकर एक दूसरे के साथ लड़ने लगती है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर परेशान होते हुए कह रहा होता है कि सच में लड़कियां बहुत ही स्कैरी होती है। तभी वहाँ पर फैंक्यूअर आते हुए उन्हें मारते हुए करी हुई थी कि मैं उसकी वाइफ हूँ, मैंने तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड माना था लेकिन तुम तो मेरे हस्बैंड को ही मुझसे छीनना चाहती हो। जिसके बाद वो हमारे मेन कैरेक्टर से चिपकते हुए करी हुई थी कि हस्बैंड प्लीज मेरे पास आओ, मैं आपको रिलैक्स करने में मदद करती हूँ। जिसके बाद वहाँ पर वो दोनों भी आते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से करी हुई थी कि हम भी ब्रदर लुलियान को रिलैक्स करने में मदद करना चाहते हैं। जिसको ऐसा करते हुए देखकर हमारा मेन कैरेक्टर घबराते हुए उनसे कह रहा होता है कि प्लीज मुझे माफ करना लेकिन मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम को करना है, इसलिए मुझे अभी यहाँ से जाना होगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से भागते हुए उनसे कह रहा होता है कि जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तो मैं वैंकूवर के अपार्टमेंट में लौट जाऊंगा और अगर तुमको कुछ पूछना हो तो तुम मुझे फोन कर सकती हो। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जिसको ऐसे वहाँ से भागते हुए देखकर वह तीनों फनी तरह से रोने लगती है। जिसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि उनसे भागकर काफी दूर आ गया होता है और सोच रहा होता है कि अब जबकि मेरे पास सभी मटेरियल आ चुके हैं तो मुझे दाजी के पास वापस जाना चाहिए और इस स्वॉर्ड को उससे फोर्ज करवाना चाहिए और मैंने अभी तक अपने जेट सील के गिफ्ट पैकेज को ओपन नहीं किया है, मुझे वापस जाने के बाद इसे भी ओपन करना चाहिए। ऐसा कहकर वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। जिसके बाद वो जियान वान तोम में आते हुए उनसे कह रहा होता है कि देखो मैं वापस आ गया और तुम प्लीज इसे चेक कर लो कि यह इस स्वॉर्ड को फोर्ज करने के लिए काफी रहेंगे कि नहीं। जिसपे वह हमारे मेन कैरेक्टर से करी होती कि बधाई हो योर मेजेस्टी और यह काफी होंगे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उनके पीछे किसी चीज को देखकर हैरान होते हुए उनसे कह रहा होता है कि आखिरकार तुम्हारे पीछे ये क्या है। जिसपे वह उसे बता रही होती कि योर मेजेस्टी यह फर्नेस हमने स्पेशली स्वॉर्ड को फोर्ज करने के लिए बनाया है। ड्रैगन एंड फिनिक्स स्वॉर्ड में एक्सट्रीमली इन और यान ऑब्जेक्ट होते हैं और उन्हें ठीक से नहीं मिला गया तो फर्नेस इजिली एक्सप्लोर कर सकता है और इसे अभी भी तैयार होना बाकी है, इसलिए आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। इस पे हमारा मेन कैरेक्टर उनके पास आते हुए उनसे कह रहा होता है कि तुम सभी की इतनी मेहनत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा लेवल अब 20 तक पहुंच गया है लेकिन अभी तक मैंने अपने जेट सील के गिफ्ट पैकेज को ओपन नहीं किया है, लेकिन ये अच्छा समय है उसे ओपन करने का। ऐसा कहकर वह उसे ओपन कर लेता है। जिसपे सिस्टम उसे बधाई देते हुए कह रहा होता है कि बधाई होस्ट, आपने एक रेयर मैजिक वेपन 10,000 डीमन स्टार पिकिंग टावर को ऑब्टेन किया है। यह आइटम डीमन के डीमन कोर को ऑब्जर्व कर सकती है और उन्हें रिवाइव करके स्टार पिकिंग टावर में कैद कर सकती है। होस्ट चाहे तो स्टार पिकिंग टावर में कैद किए गए डीमन को अपने वश में कर सकता है। जब सबमिशन 50% तक पहुंच जाता है तो होस्ट उस डीमन के किसी भी एक स्किल का यूज कर सकता है और जब वह 100% तक पहुंच जाता है तो होस्ट उसके सभी स्किल या उस डीमन को ही समन कर सकता है। क्योंकि यह स्टार पिकिंग टावर ह्यूमन एम्परर के एसेंस से बनाया गया है, इसलिए आप स्टार पिकिंग टावर में हर चीज पर डोमिनेट कर सकते हैं और डीमन इसके अंदर आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और जब आप लेवल 40 तक पहुंच जाएंगे तो इस जेट सील को दोबारा से ओपन कर सकते हैं। जिस चीज को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर खुश होते हुए कह रहा होता है कि क्या मैं डीमन के स्किल का यूज कर सकता हूँ। डीमन के स्किल गेम के फ्रेमवर्क का पार्ट नहीं है, इसका मतलब अब मैं भी एक ऐसा प्लेयर बन चुका हूँ जिसके पास एक बग स्किल है। ऐसा कहकर वह उस टावर के अंदर चला जाता है और उसे देखते हुए कह रहा होता है कि क्या यही स्टार पिकिंग टावर है, यह तो कितना सुंदर है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पर किसी को देखकर हैरान होते हुए कह रहा होता है कि रुको, यह तो प्रिंसेस वानसेंग है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसके पास जाते हुए कह रहा होता है कि क्या प्रिंसेस वानसेंग और 9 हेड वॉर्म दोनों यहाँ पर हैं, चलो जाकर देखते हैं। वैसे भी स्टार पिकिंग टावर मेरा ही मैजिक वेपन है और वह मुझे यहाँ पर नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ऐसा कहकर वह वहाँ पर एक चाबुक को निकाल लेता है। जिसपे सिस्टम उससे कह रहा होता है कि बधाई हो होस्ट, आपने टॉर्चर वेपन सोल डिवाइविंग व्हीप को अनलॉक कर लिया है। इस आइटम को आप सिर्फ स्टार पिकिंग टावर में ही यूज कर सकते हैं। जब आप किसी डीमन को इससे मारते हैं तो एक चांस है कि वह एक डीमन पील को ड्रॉप करेगा और स्टार पिकिंग टावर उस पील को ऑब्जॉर्व करके उसे रिवाइव करके इस टावर में हमेशा के लिए कैद कर देगा। और जब उसका सबमिशन 50% तक पहुंच जाएगा तो आप उसके किसी एक स्किल का यूज कर सकते हैं और जब वह 100% तक पहुंच जाएगा तो आप उसके सभी स्किल को यूज कर सकते हैं। जिस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर खुश होते हुए कह रहा होता है कि मेरा शरीर बहुत ही वीक है, अगर मुझे 9 हेड वॉर्म का लाइफ सेविंग स्किल मिल जाए तो यह कितना ही अच्छा होगा। जिसके बाद वह दोनों हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर हैरान होते हुए कह रहे होते हैं कि एम्परर सिंह, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उससे काफी सीरियस होते हुए कह रहा होता है कि 9 हेड वॉर्म, तुम्हें इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मेरा कजिन बिल्कुल ठीक है, वरना तुम मेरे लिए कितना भी काम के क्यों ना होते, मैं तुम्हें मार देता। जिसपे वह 9 हेड वॉर्म हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि अगर उस समय वह कमीना वैन झोंग नहीं होता तो तुम
तुम बहुत पहले ही मारे जा चुके होते और अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम मुझे मार सकते हो। जिसपे हमारा माइंड कैरेक्टर उससे कह रहा होता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं मार सकता क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत ही यूजफुल हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं तुम्हें टॉर्चर नहीं कर सकता। ऐसा कहकर वह उसे अपने चाबुक से मारने लगता है, जिसको ऐसे मारते हुए देखकर प्रिंसेस वांगसेंग हमारे माइंड कैरेक्टर पर गुस्सा करते हुए कह रही होती कि अरे तुम कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को मारने की। ऐसा कहकर वो हमारे माइंड कैरेक्टर पर अटैक कर देती है, जिस अटैक को हमारा माइंड कैरेक्टर काफी आसानी से रोक लेता है। जिसको ऐसे अपने अटैक को गायब होते हुए देखकर प्रिंसेस वांगसेंग हैरान होते हुए कह रही होती कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, मेरा अटैक तुम पर फेल रहा। जिसपे हमारा माइंड कैरेक्टर उससे कह रहा होता है कि प्लीज तुम अपनी एनर्जी को बचा के रखो, तुम अभी मेरे स्टार पिकिंग टावर के अंदर हो और तुम यहाँ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए जल्दी से मेरे सामने अपने घुटने टेक दो। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारी जान को छोड़ सकता हूँ। जिसपे वह नाइन हेड वॉर्म हमारे माइंड कैरेक्टर से कह रहा होता है कि मैंने हजारों सालों तक ताओइज्म की प्रैक्टिस किया है, मैं तुम्हारे जैसे एक मॉर्टल के सामने सरेंडर कैसे कर सकता हूँ। मैं मरते दम तक तुम्हारे सामने कभी भी सरेंडर नहीं करूंगा। जिसपे हमारा माइंड कैरेक्टर उससे कह रहा होता है कि तुम्हारे लिए मरना इतना आसान नहीं है, इसीलिए बस तुम मेरे चाबुक द्वारा अपनी सोल को धीरे धीरे निगलने जाने का ये एक्सपीरियंस करो। जिसपे वह चिल्लाते हुए हमारे माइंड कैरेक्टर से कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे टॉर्चर करके अपने सामने सरेंडर करवा सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। जिसपे हमारा माइंड कैरेक्टर मुस्कुराते हुए कह रहा होता है कि किसने कहा कि मैं तुम्हें टॉर्चर करूंगा, मैं तो इसे टॉर्चर करूंगा। ऐसा कहकर वह प्रिंसेस वांगसेंग को अपने चाबुक से मारने लगता है, जिसकी वजह से वह दर्द में चिल्लाने लगती है। जिसको ऐसे प्रिंसेस वांगसेंग को मारते हुए देखकर वह नाइन हेड वॉर्म चिल्लाते हुए हमारे माइंड कैरेक्टर से कह रहा होता है कि एम्परर सैन, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम मुझसे कहो, लेकिन प्रिंसेस वांगसेंग को इसमें मत लाओ। जिसपे हमारा माइंड कैरेक्टर सोच रहा होता है कि हालांकि यह नाइन हेड वॉर्म बहुत ही इविल है, लेकिन यह प्रिंसेस वांगसेंग के लिए बहुत ही काइंड है और मेरे पास एक प्लान है। जिसके बाद वो उसे मारते हुए कह रहा होता है कि तुम लोगों ने कितने इनोसेंट लोगों को मारा है और तुम लोग अब इतनी सी ही मार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। जिसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा माइंड कैरेक्टर ने उसे बहुत ही मारा होता है, जिसकी वजह से उसकी पूरी हालत ही खराब हो गई होती है। जिसके बाद हमारा माइंड कैरेक्टर उसे अपने पास खींचते हुए नाइन हेड वॉर्म से कह रहा होता है कि नाइन हेड वॉर्म, तुमको फीमेल प्लेयरों को इंसल्ट करना बहुत ही पसंद है ना, आज मैं तुमको दिखाता हूँ कि जब तुम्हारे चाहने वाले लोगों के साथ कुछ ऐसा होता है तो तुमको कैसा लगता है। जिसके बाद वो प्रिंसेस वांगसेंग से कह रहा होता है कि प्रिंसेस वांगसेंग, आज मैं तुमको उन प्लेयरों की ओर से एक अच्छा सबक सिखाऊंगा जिन्हें तुमने नुकसान पहुंचाया था। ऐसा कहकर वह अपनी उंगली को उसके अंदर घुसा देता है। जिसको ऐसा करते हुए देखकर नाइन हेड वॉर्म हमारे माइंड कैरेक्टर पर गुस्सा करते हुए कह रहा होता है कि एम्परर सैन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिंसेस वांगसेंग के साथ ऐसा करने की, जल्दी से उन्हें छोड़ दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिसपे हमारा माइंड कैरेक्टर उसे धक्का देते हुए उसके पैर को पकड़ते हुए कह रहा होता है कि मैंने पहले चिकन और फॉक्स के पैर को खाया है, लेकिन यह पहली बार होगा कि जब मैं किसी ड्रैगन के पैर को खाऊंगा। जिसको ऐसा करते हुए देखकर वह हमारे माइंड कैरेक्टर पर गुस्सा करते हुए कह रहा होता है कि एम्परर सैन, तुम बिल्कुल भी कोई इंसान नहीं हो सकते, तुम्हारे जितना इविल तो हम डीमन भी नहीं होते हैं। जिसपे हमारा माइंड कैरेक्टर मुस्कुराते हुए उससे कह रहा होता है कि क्या तुम इतने में ही गुस्सा हो रहे हो, ये तो बस स्टार्टिंग है, अभी फाइनल काम तो बचा है। ऐसा कहकर वो अपने पैंट को वहां पर खोल लेता है। जिसके इतने बड़े डुओ कल्टीवेशन प्रोडक्ट को देखकर वह हैरान होते हुए कह रहे होते हैं कि ओ माय गॉड, उसका वेपन इतना बड़ा कैसे है, यह तो डुओ कल्टीवेशन के लिए बेस्ट आइटम है। अगर उसके साथ कोई डुओ कल्टीवेशन करता है तो वह लगातार ब्रेक थ्रू कर सकता है और अपने पावर को काफी आसानी से बढ़ा सकता है। जिसके बाद वो दोनों वापस में माइंड के थ्रू वापस में बात करते हुए कह रहे होते कि इस बार तो हमारी जान बुरी तरह से खतरे में है, बेहतर यही होगा कि हम फिलहाल यहीं रुके और खूब ट्रेनिंग करें और यहाँ से निकलने के मौके का इंतजार करें। जिसके बाद वो हमारे माइंड कैरेक्टर से कह रहा होता है कि एम्परर सैन, एक मिनट रुको, हम सरेंडर करने के लिए तैयार हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्रिंसेस वांगसेंग को टॉर्चर मत करिए, मैं अपनी गलतियों का दंड भुगतने के लिए तैयार हूँ। जिसपे हमारा माइंड कैरेक्टर मुस्कुराते हुए कह रहा होता है कि फाइनली सब कुछ प्लान के अनुसार हुआ। ऐसा कहकर वह दोनों को छोड़ देता है। जिसके बाद वो दोनों हमारे माइंड कैरेक्टर से कह रहे होते कि योर मेजेस्टी थैंक यू हमें छोड़ने के लिए। जिसपे हमारा माइंड कैरेक्टर वहाँ पर उनके सबमिशन परसेंट को देखने लगता है। तभी सिस्टम उसे बता रहा होता है कि मैजिकल वेपन ने डिटेक्ट किया है कि नाइन हेड वॉर्म का मेल बॉडी एक्सप्लोर हो गया था, लेकिन उसकी गति नहीं रुकी क्योंकि यह लाइफ के लिए कोई खतरा नहीं था और किंग के अल्टीमेट वेपन के रूप में यह फैसला लिया गया है कि नाइन हेड वॉर्म एक फीमेल के रूप में किंग को फॉलो करने में ज्यादा सुटेबल है। ऐसा कहकर वह उसे एक फीमेल में बदल देता है, जिस चीज को देखकर हमारा माइंड कैरेक्टर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। जिसके बाद वो नाइन हेड वॉर्म हमारे माइंड कैरेक्टर से करी होती कि योर मेजेस्टी, आप इसे ट्राई करना चाहेंगे, मैं अब सचमुच में एक फीमेल बन गई हूँ। जिसपे हमारा माइंड कैरेक्टर इससे काफी ज्यादा डर गया होता है और उसे अपने से दूर रहने को कह देता है। जिसके बाद वह नाइन हेड वॉर्म अपने टांगों को फैलाते हुए कह रही होती कि योर मेजेस्टी, मैं तैयार हूँ, मैं अभी भी वर्जन हूँ। जिसपे हमारा माइंड कैरेक्टर उससे चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि इसके बारे में सोचना भी मत, मैं मर जाऊंगा फिर भी मैं तुम्हारे साथ वह सब नहीं करूंगा। जिसके बाद वो घबराते हुए सोच रहा होता है कि मुझे जल्दी से उनके सबमिशन परसेंट को देखना चाहिए और उसके स्किल को लेकर यहाँ से निकलना चाहिए। ऐसा कहकर वह सिस्टम में उसका सबमिशन परसेंट को देखने लगता है। तभी वह उसके सबमिशन परसेंट को अपने प्रति इतना कम देखकर हैरान होते हुए कह रहा होता है कि ये मैं कुछ समझा नहीं, क्या उन्होंने अपने सहमति से सरेंडर नहीं किया था, तो यह सबमिशन परसेंट इतना कम क्यों है। जिसके बाद सिस्टम हमारे माइंड कैरेक्टर को बता रहा होता है कि होस्ट, हमने अभी अभी डिटेक्ट किया है कि नाइन हेड वॉर्म और प्रिंसेस वांगसेंग आपस में माइंड के थ्रू बात कर रहे हैं और क्या आप उसे सुनना चाहते हैं। जिसपे हमारा माइंड कैरेक्टर उसे यस कह देता है। जिसके बाद हमें उन लोगों की बात को सुनाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि एम्परर सिन का रिइंकार्नेशन एक
डुओ कल्टीवेशन मास्टर है। अगर हम उसे कैप्चर करने का कोई तरीका ढूंढ ले और फिर उसके साथ डुओ कल्टीवेशन करके अपने पावर को बढ़ा ले तो हम शायद यहाँ से निकल सकते हैं। जिसपे प्रिंसेस वांगसेंग उससे कर ही होगी, तो हस्बैंड क्या आप दोबारा से मेल में बदल सकते हैं और क्या हम फ्यूचर में दोबारा से सिस्टम कर सकते हैं। जिसपे नाइन हेड वॉर्म उससे कह रहा होता है कि अभी तुम इसके बारे में मत सोचो, अभी हमारा इम्पोर्टेंट काम ट्रेनिंग करना और यहाँ से निकलना है और आपको अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए आपको एम्प्रेस सेन के साथ डुओ कल्टीवेशन करने का कोई तरीका ढूंढना चाहिए। जिसपे प्रिंसेस वांगसेंग हैरान होते हुए कह रही होती कि आप चाहते हैं कि मैं उस आदमी के साथ डुओ कल्टीवेशन करूं। जिसपे वह उससे कह रहा होता है कि अभी हमारा प्राइमरी गोल सिर्फ जिंदा रहना है, अदरवाइज ये आदमी हमें उस चाबुक से मार मार के जान से ही मार डालेगा और जब हम पावरफुल हो जाएंगे तो हम उसे खा जाएंगे। जिसकी ऐसी बातों को सुनकर हमारा माइंड कैरेक्टर उन पर गुस्सा करते हुए कह रहा होता है कि क्या वो दोनों नाटक कर रहे थे, इसलिए तो मैं सोचूं उनकी सबमिशन परसेंट इतनी कम क्यों है। जिसके बाद हमारा माइंड कैरेक्टर उन्हें मारते हुए कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ प्लानिंग करने की, क्या तुम लोग मरना चाहते हो। जिसपे वो दोनों हमारे माइंड कैरेक्टर से माफी मांगने लगते हैं। जिसके बाद हमारा माइंड कैरेक्टर सोच रहा होता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरे फादर को डीमंस ने पकड़ लिया है और मुझे उन्हें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। हालांकि मेरा शरीर बहुत ही वीक है और मैं नाइन हेड वॉर्म के लाइफ सेविंग स्किल के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। तभी हमारे माइंड कैरेक्टर को वहाँ पर दो लकड़ी के घोड़े और कुछ कपड़े दिखते हैं, जिसे देखकर हमारा माइंड कैरेक्टर इविल सा मुस्कान देने लगता है। जिसके बाद हमारा माइंड कैरेक्टर उनको वह कपड़े देते हुए कह रहा होता है कि जल्दी से इसे पहनो। जिस कपड़े को देखकर प्रिंसेस वांगसेंग हैरान होते हुए करी होती कि क्या यह कपड़े कुछ ज्यादा ही छोटे नहीं है। जिसपे हमारा माइंड कैरेक्टर उन्हें डराते हुए कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया है, जल्दी से उसे पहनो, जिसके बाद मैं तुम्हें कुछ अच्छा दिखाऊंगा। जिसपे वह दोनों काफी ज्यादा डर गए होते हैं। जिसके बाद वो उस कपड़े को पहन लेते हैं। जिसके बाद हमारा माइंड कैरेक्टर उन्हें पकड़कर उस घोड़े के पास ले जाने लगता है और गाइस तुम लोग इस घोड़े के सीट को देखो, इस घोड़े के सीट में कुछ निकला हुआ है। जिसके बाद हमारा माइंड कैरेक्टर उनको उस घोड़े में बैठा देता है। जिसके बाद वो हमारा माइंड कैरेक्टर उन्हें पीछे से मारते हुए कह रहा होता है कि यह तुम्हारी पनिशमेंट है मेरे खिलाफ प्लानिंग करने की। और हमारे माइंड कैरेक्टर के ऐसा करने से उनके सबमिशन पॉइंट इंक्रीज हो रहे होते हैं। जिसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिस्टम हमारे माइंड कैरेक्टर को बता रहा होता है कि स्टार पिकिंग टावर में कैद नाइन हेड वॉर्म की सबमिशन पॉइंट 50% तक पहुंच गई है और होस्ट यूज करने के लिए उसके किसी एक स्किल को सेलेक्ट कर सकता है। जिसपे हमारा माइंड कैरेक्टर उसे देखते हुए कह रहा होता है कि इसे सोचने की कोई जरूरत नहीं है, यह उसका लाइफ सेविंग स्किल होने वाला है। ऐसा कहकर वह उसके लाइफ सेविंग स्किल को सेलेक्ट कर लेता है। जिसके बाद सिस्टम उसे बता रहा होता है कि नाइन हेड वॉर्म का यह एक्सक्लूसिव डिफेंस स्किल मैजिक नाइन ड्रैगन इन अ चेन है। यह एक ऑटोमेटिक ट्रिगर होने वाला स्किल है जो होस्ट के लाइफ को बचा सकता है। जब होस्ट किसी खतरे में हो तो यह उसे 9 बार बचा सकता है और इसका कूल डाउन 24 घंटे का है। जिसे देखकर हमारा माइंड कैरेक्टर कह रहा होता है कि यह उसका यूनिक स्किल है। जिसके बाद वो खुश होते हुए कह रहा होता है कि फाइनली मुझे उसका यह लाइफ सेविंग स्किल मिल गया और मैं दिन में 9 बार अपनी जान को बचा सकता हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ पर अपनी स्किल को एक्टिव कर लेता है। जिसके बाद सिस्टम उससे कह रहा होता है कि आपने नाइन हेड वॉर्म की डिफेंस स्किल मैजिक नाइन ड्रैगन इन अ चेन को एक्टिव कर लिया है। जिसके बाद हमारे माइंड कैरेक्टर के बॉडी से काफी ज्यादा रोशनी निकलने लगती है। जिसके बाद हमें उन नाइन हेड को दिखाया जाता है। बट रुको, यह दिखने में इतना अजीब क्यों लग रहा है। जिसे देखकर हमारा माइंड कैरेक्टर शौक होते हुए कह रहा होता है कि अबे क्या यह मेरे पीछे नहीं होना चाहिए था, लेकिन यह सभी मेरे आगे से क्यों निकल रही है। जिसके बाद नाइन हेड वॉर्म इसे देखते हुए कह रहा होता है कि इस लाइफ सेविंग स्नेक को पालने के लिए यांग एनर्जी की जरूरत पड़ती है और इसके ओनर एम्प्रेस सिन और इसके पिछले जन्म में तियांगसिन जियांगजुन थे और वह 1000 साल पहले इन और यान की प्रैक्टिस किया करते थे। इसलिए मास्टर का ट्रेजर टेम्पर होने के बाद एक एक्सट्रीमली यांग ऑब्जेक्ट बन गया जो मास्टर द्वारा कंडेंस नाइन हेड की ग्रोथ के लिए सुइटेबल है। जिसपे हमारा माइंड कैरेक्टर उससे कह रहा होता है कि खैर ग्रेट अचीवमेंट हासिल करने वाले लोग छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। जिसके बाद वह प्रिंसेस वांगसेंग से कह रहा होता है कि प्रिंसेस वांगसेंग मैं न केवल एम्प्रेस सिन का रिइंकार्नेशन हूँ बल्कि दायु का डिसेंडेंट भी हूँ। अगर तुम मेरे सामने सरेंडर नहीं करती हो तो यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसा कहकर वह अपने स्नेक से उसे पकड़ लेता है। जिसपे वह डरते हुए हमारे मैन कैरेक्टर से करी हुई थी कि योर मेजेस्टी प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं हार मानती हूँ। और उसके इतना कहने के साथ ही सिस्टम हमारे मैन कैरेक्टर को बता रहा होता है कि प्रिंसेस वांगसेंग की सबमिशन परसेंट 50% तक पहुंच गई है और होस्ट प्रिंसेस वांगसेंग की किसी एक स्किल को यूज कर सकता है। जिसपे हमारा मैन कैरेक्टर खुश होते हुए कर रहा होता है कि चलो इसका भी मेरे को स्किल मिल गया। ऐसा कहकर वह उसके एक स्किल को सेलेक्ट कर लेता है। जिसके बाद सिस्टम उसे बता रहा होता है कि होस्ट को प्रिंसेस वांगसेंग की एक्सक्लूसिव स्किल मैजिक पर्पल ड्रैगन डांस को प्राप्त करने के लिए बधाई हो। यह स्किल एक पर्पल ड्रैगन को समन करती है जो ऑटोमेटिक अपने एनिमी पर टारगेट लॉक कर लेती है और उस पर अपना पॉइजन छोड़ देती है, जिससे आपके एनिमी की गति धीरे धीरे धीमा हो जाएगी। जिसके बाद हमारा मैन कैरेक्टर खुश होते हुए कह रहा होता है कि मैंने फाइनली इसका भी स्किल को हासिल कर लिया, अब मेरे पास 2 बग स्किल आ चुके हैं। हमारा मैन कैरेक्टर ये कह ही रहा होता है तभी प्रिंसेस वांगसेंग हमारे मैन कैरेक्टर के स्नेक को छूते हुए कह रही होती कि 9 हेड स्किल को सीखने के बाद एम्प्रेस सिन आप अपने डुओ कल्टीवेशन एबिलिटी को और भी बढ़ा सकते हैं। ऐसा कहकर वह उसके स्नेक को चाटने लगती है। जिसको ऐसा करते हुए देखकर हमारा मैन कैरेक्टर शॉक होते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, जब वो मेरी स्नेक को छू रही है तो मुझे ऐसा महसूस क्यों हो रहा है। जिसपे 9 हेड वॉर्म हमारे मैन कैरेक्टर को बता रहा होता है कि यह 9 हेड मास्टर के शरीर का एक हिस्सा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसमें भी मास्टर के बिग ट्रेजर की तरह या इंग और यांग
स्ट्रॉन्ग एनर्जी होगी। जिसपे प्रिंसेस वांगसिंग ये बात को सुनकर और तेजी से उसे चूसने लगती है, जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उसको ऐसा करते हुए देखकर उसे भी कंट्रोल नहीं होता और वह स्नैक उसके ऊपर वॉमिट कर देता है। जिसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर उनसे कह रहा होता है कि ठीक है, अब मुझे भी वापस लौट जाना चाहिए और तुम दोनों स्टार पिकिंग में रहकर इसका ध्यान रखो, और अगर तुमने दोबारा मेरे खिलाफ कोई प्लानिंग करने की हिम्मत की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिसपे वो दोनों हमारे मेन कैरेक्टर से कर रही होती कि मास्टर आप इसका चिंता मत करिए, हम आपके प्रति बहुत ही लॉयल है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर वहां से जाते हुए कह रहा होता है कि अब समय आ गया है कि वापस जाकर ड्रैगन एंड फिनिक्स स्वॉर्ड को दोबारा से फोर्ज किया जाए और देखा जाए कि दाजी और दूसरे लोगों ने क्या तैयारी की है। ऐसा कहकर वो वहां से टेलीपोर्ट होकर जुआन युआन तोम में वापस आ जाता है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर तियान तियान से कह रहा होता है कि तियान तियान आखिरकार सभी लोग कहाँ गए। जिसपे तियान तियान हमारे मेन कैरेक्टर को बता रही होती कि योर मेजेस्टी वह सभी लोग इनर हॉल में स्वॉर्ड को फोर्ज करने के लिए गए हैं और उन्होंने मुझे आपको बुलाने के लिए कहा है और आप अंदर जाने से पहले अपने सभी कपड़ों को उतार लेना। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर इनर हॉल में आ गया होता है। जिसपे दाजी हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए कह रही होती कि योर मेजेस्टी हमने सभी तैयारी कर ली है और बस आपके लौटने का ही इंतजार कर रहे थे। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उनको देखकर शर्माते हुए कह रहा होता है कि वैसे हमें स्वॉर्ड को बनाने के लिए अपने कपड़ों को क्यों उतारना पड़ रहा है। जिसपे दादी उसे बता रही होती कि योर मेजेस्टी स्वॉर्ड बनाना कोई आसान काम नहीं है, स्वॉर्ड बनाने वाले को बॉडी और माइंड से प्योर होना पड़ता है। जिसके बाद वो हमारे मेन कैरेक्टर से कर रही होती कि योर मेजेस्टी अब और देर मत कीजिए, प्लीज ड्रैगन एंड फिनिक्स स्वॉर्ड और बाकी सभी मटेरियल को फर्नेस में डाल दीजिए। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर सभी मटेरियल को फर्नेस में डाल देता है और सोच रहा होता है कि स्वॉर्ड बनाने के लिए सभी मटेरियल इकट्ठा कर ली गई है और मैं आशा करता हूँ कि स्वॉर्ड बनाने का काम अच्छे से हो जाए। जिसके बाद दादी सभी लोगों से करी होती कि ठीक है, आप सभी लोग इस फर्नेस के चारों ओर जाकर बैठ जाइए और योर मेजेस्टी आप अपने एसेंस को इकट्ठा करके इस फर्नेस के अंदर डालिएगा। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर अपने एसेंस एनर्जी को अपने हाथों में इकट्ठा करने लगता है, लेकिन तभी वह अपने आंखों को अचानक से खोल लेता है। जिसपे दादी घबराते हुए सभी लोगों से करी होती कि नहीं, योर मेजेस्टी की एनर्जी पहले ही निकल गई है सिस्टर, हमें साथ में मिलकर काम करना होगा। ऐसा कहकर वह सभी लोग अपने अपने एनर्जी को उस फर्नेस के अंदर डाल देते हैं। जिसके बाद वो फर्नेस हवा में उड़ने लगता है, जिसे देखकर दादी कर रही होती कि फाइनली ड्रैगन एंड फिनिक्स स्वॉर्ड और उनसे बनने वाली मटेरियल आपस में जुड़ने लगी है। वो कह रही होती तभी वो फर्नेस अचानक से वहां पर फट जाता है। जिसपे दादी घबराते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कर रही होती कि योर मेजेस्टी संभल कर, वो फर्नेस फट गया। जिसके बाद हमें उस ड्रैगन एंड फिनिक्स स्वॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि फाइनली बन गया होता है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखकर कह रहा होता है कि तो क्या यही ड्रैगन एंड फिनिक्स स्वॉर्ड का रियल रूप है। जिसपे वह सभी लोग हमारे मेन कैरेक्टर से माफी मांगते हुए कह रहे होते कि योर मेजेस्टी हमें माफ कर दीजिए, हमने यह काम अच्छे से नहीं किया जिसकी वजह से यह फर्नेस यहाँ पर फट गया। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उस स्वॉर्ड को पकड़ते हुए कह रहा होता है कि मुझे इसे यूज करके देखना चाहिए कि यह कितना पावरफुल है। ऐसा कहकर वह सामने की ओर एक छोटा सा अटैक कर देता है, जिस अटैक का पावर इतना होता है कि वह बाहर खड़ी तियान तियान के कपड़े को भी फाड़ देता है। जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। जिसके बाद दादी हमारे मेन कैरेक्टर से करी होती कि सच में यह स्वॉर्ड बहुत ही पावरफुल है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर खुश होते हुए कह रहा होता है कि तो यही ड्रैगन एंड फिनिक्स स्वॉर्ड की रियल पावर है, यह तो सचमुच में बहुत ही पावरफुल है। इसके रहते हुए तो मैं अपने से हायर लेवल वाले डीमंस को भी काफी आसानी से हरा सकता हूँ। और उसके इतना कहने के साथ ही हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है और हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।